Hello, dear aspirants. Welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th यूनिट और न्यू यूनिट हाउसिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में। और फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डिज़ाइन फंडामेंटल्स। बिकॉज किसी भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग या हाउसिंग की शुरुआत इंटीरियर की शुरुआत स्पेसिफिकली डिज़ाइन फंडामेंटल्स से ही होती है। तो डिज़ाइन के एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशन क्या होता है, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो के एंड में आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे जो भी नेट में आते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन फंडामेंटल्स क्या होते हैं, ये समझते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आपका रूम है। ठीक है, आपके रूम में आप उसको अपने हिसाब से पेंट करवाना चाहते हैं। आपने डिज़ाइन कुछ सोच के रखी होगी कि मैं किस तरीके से इसको अरेंज करूँगी, कैसे मैं अपना कमरा रखूँगी, कहाँ टेबल होगा, कहाँ बेड होगा, कहाँ चेयर होगा, या कौन सा कलर मुझे यूज़ करना है, या मुझे कोई वॉलपेपर लगाना है, या कोई पैटर्न बनवाना है मुझे सीलिंग के ऊपर या फिर वॉल्स के ऊपर पैटर्न बनवाना है। ये सारी चीज़ें आप सोच करके रखते हैं, राइट। बस यही सारी चीज़ें जो दिमाग में होती है, जो डिज़ाइन हमारे दिमाग में चल रही होती है, अगर हम उसे पेपर पे उतार लें वही कहलाएंगे फंडामेंटल डिज़ाइन फंडामेंटल्स। ओके, थियोरेटिकल बेस बनाना होता है इंटीरियर डिज़ाइन का। दे हेल्प इन क्रिएटिंग फंक्शनल, एस्थेटिक एंड साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल इंटीरियर्स। साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल इंटीरियर्स का मतलब है जो हमें देख करके अच्छा लगे, जो हमारे दिमाग को शांति पहुंचाए। और हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक इफ़ यू आर इन अ ड्राइंग रूम, तो वहाँ पर किस तरीके से दिमाग को कूल रखा जाएगा। इफ़ यू आर इन अ स्टडी रूम, तो वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, कैसे वहाँ पे कलर्स यूज़ करने चाहिए सो दैट स्टडीज़ में आपका ध्यान लगे एंड वो इरिटेशन ना हो ड्यू टू कलर्स और रेज, जो भी कुछ है वैसा कुछ। अभी फंडामेंटल्स क्या है हम आगे वैसे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। सो फंक्शनल एस्थेटिक्स कैसे बनाने हैं, यही सारी चीज़ें हम डिज़ाइन फंडामेंटल्स में पढ़ते हैं। अब ये डिवाइड किया गया है डिज़ाइन फंडामेंटल्स को 3 पार्ट में। सबसे पहला है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, यानी जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं डिज़ाइन के। डिज़ाइन किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है, वो बेसिक कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। देन कम्स प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन के प्रिंसिपल क्या होते हैं कि इन एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये एलिमेंट्स काम करते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पोजिशन। ठीक है, पूरा का पूरा डिज़ाइन को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशन। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशन, ये हम तीनों आज देखने वाले हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ आर्ट की अगर बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या है, बेसिक विजुअल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जो डिज़ाइन बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, लाइंस हो गया, ठीक है, स्पेसिंग हो गया, ये सारे आर्ट के एलिमेंट्स होते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं, डिटेल में समझते हैं कि कौन कौन से हैं और क्या इनका इफेक्ट होता है। ओके, सो सबसे पहले आती है लाइन। ठीक है, लाइन से आप क्या समझते हैं, लाइन से मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आपने कोई मार्क बनाया है, ठीक है, सीधा दो पॉइंट्स को आपने मिलाया है, मिलाने के लिए एक सीधा मार्क बनाया है, तो वो क्या कहलाया, वो एक लाइन कहलाई। ठीक है, कंटिन्यूअस मार्क कनेक्टिंग टू पॉइंट्स इज अ लाइन। अब इससे होता क्या है, ये मूवमेंट क्रिएट करती है स्पेस में। ठीक है, अब मूवमेंट कैसे, आप खुद समझो कि अगर आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन किया है, तो वो लाइन को देखने के लिए आपको आंखों का मूवमेंट तो करना पड़ेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, पर अगर बहुत लंबी लाइन होगी तो आप देखोगे कौन से पॉइंट से वो शुरू हो रही है, कौन से पॉइंट पे वो खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये स्पेस का ऐसे ही ये क्या करता है, ये एक स्पेस का मूवमेंट आई एंड क्रिएट करता है मूवमेंट स्पेस में। ठीक है, अब कितने टाइप्स की लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, वर्टिकल लाइंस होती है, डायगोनल लाइंस होती है, कर्व्ड लाइंस होती है। अब आप याद करो, जब हमने टेक्सटाइल वाला और नॉट टेक्सटाइल एक्चुअली, जब हमने व्हाट वी से अपीयरल डिजाइनिंग वाला, हाँ करेक्ट, अपीयरल डिजाइनिंग वाला जब हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक, जब हमने वो वाला यूनिट कवर किया था, हमने उसमें भी देखा था कि किस तरीके की लाइंस होती हैं, वो ड्रेस के ऊपर कैसा इफेक्ट देती हैं, है ना। कि मतलब अगर कोई लंबा पर्सन है तो उसे वर्टिकल लाइंस नहीं पहननी चाहिए, हॉरिजॉन्टल पहननी चाहिए। और कोई छोटा है तो उसे हाइट बढ़ा हुआ दिखाने के लिए वर्टिकल पहननी चाहिए। बट
वो अलग है, कपड़ों के साथ में और इंटीरियर के साथ में अलग होता है, बट कुछ कुछ वैसा ही है। आप ऐसा समझो कि यहाँ पर कैसा इफेक्ट देती है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो रूम के अंदर रेस्ट, स्टेबिलिटी और विड्थ, मतलब कि बड़ा दिखेगा आपको रूम, ठीक है। बड़ा एज इन कैसा, कि आपको लगेगा कि स्पेस बहुत ज़्यादा है रूम में, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इफेक्ट्स देती है। और वर्टिकल लाइन कैसे दिखेगी, कि हाइट एक्सप्रेस करेगा, ऐसा लगेगा कि रूम बहुत ऊंचा है, और स्ट्रेंथ और डिग्निटी ये लगता है, ठीक है। फिर डायगोनल लाइंस अगर होती है तो शो मूवमेंट एंड एक्शन, मूवमेंट और एक्शन के लिए डायगोनल लाइंस दी जाती है, ठीक है। और कर्व लाइंस क्या करती हैं, सॉफ्टनेस और ग्रेस क्रिएट करती है, ठीक है। सॉफ्ट और ग्रेसफुल लगता है, इसलिए कर्व लाइंस दी जाती है। अब इंटीरियर में इसका कैसे होता है एप्लीकेशन, के एजेस जो होती हैं, फर्नीचर एजेस या डोर्स या विंडोज या वॉल पैनल जो होते हैं, ज़्यादातर वहाँ पर लाइंस दी जाती हैं। ये इन्फ्लुएंस करता है रूम साइज को और मूड को, परसेप्शन ऑफ रूम साइज एंड मूड, ठीक है। देन कम्स शेप। शेप, टू डायमेंशनल एनक्लोज्ड एरिया फॉर्म्ड बाय लाइंस, ठीक है। जो लाइन से फॉर्म होने वाला टू डायमेंशनल एनक्लोज्ड एरिया होता है, उसे शेप कहा जाता है। अब शेप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे सर्कल एक शेप है, रेक्टेंगल एक शेप है, ट्राइंगल एक शेप है, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल नहीं है, ये सारे 2 डायमेंशनल है, हमें पता है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक शेप्स भी हो सकते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स यानी कि वही जो भी मैं बात कर रही हूँ, फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड जो होते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, ये हमें पता है, ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक शेप्स भी हो सकते हैं, कुछ इरेगुलर सा बना दिया है ना, जैसे कि आप देखते हो कि एक वॉल पे टेक्सचर कराया जाता है या वॉल प्रिंटिंग कराई जाती है, तो वहां पर लोग ज़्यादातर ऑर्गेनिक शेप्स प्रेफर करते हैं। और दो कुछ हैं ज्योमेट्रिक शेप्स भी कराते हैं, पर नेचुरल फॉर्म्स या इरेगुलर शेप्स बनवाना या इस तरीके के ऑर्गेनिक शेप्स वो बनवाना चाहते हैं। ये क्या करता है, फ्लोर यूज इन फ्लोर पैटर्न्स, फर्नीचर आउटलाइंस, वॉल डेकोर, ठीक है। ये यूज होता है फ्लोर पैटर्न्स में, फर्नीचर आउटलाइंस में और वॉल डेकोर्स में, ठीक है। फिर बात करें अगर हम फॉर्म की, तो फॉर्म अब 3 डायमेंशनल शेप आ गया, ठीक है। 3 डायमेंशनल शेप मतलब एक रूम का जो शेप है, लेंथ, विड्थ, हाइट, रूम की हाइट, रूम का लेंथ, रूम की विड्थ कितनी है, ये फॉर्म कहलाता है। इट गिव्स वॉल्यूम टू ऑब्जेक्ट। अब ये किसी ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, रूम का भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट मतलब कि आपके रूम में अगर बेड भी है तो उसका भी फॉर्म होगा, टेबल है उसका भी फॉर्म होगा, रूम पूरा अगर है उसका भी फॉर्म होगा, ठीक है। ओपन फॉर्म होता है और क्लोज्ड फॉर्म होता है। ओपन फॉर्म यानी लाइट और एयरी, क्लोज्ड फॉर्म यानी सॉलिड और हैवी। अब लाइट फॉर्म आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर पिलो है तो पिलो का फॉर्म कैसा होगा, ओपन फॉर्म होगा, क्योंकि वो लाइट और एयरी है, ठीक है। लाइट होता है ना, पिलो हम आराम से उठा सकते हैं। और क्लोज्ड फॉर्म अगर होगा तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फर्नीचर। कोई फर्नीचर उठाने में सॉलिड और हैवी रहता है तो ये क्लोज्ड फॉर्म होता है। और ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आप जो भी ऑब्जेक्ट्स हम अपने रूम में रखते हैं वो सब है फॉर्म। इट गिव्स वॉल्यूम टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर फर्नीचर डिजाइन एंड स्पेस प्लानिंग। अगर फर्नीचर डिजाइन या स्पेस प्लानिंग होती है, वहां पर फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। फिर आती है स्पेस। स्पेस वो एरिया जहां पर डिजाइन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। टाइप्स कैसी हो सकती है, पॉजिटिव स्पेस हो सकती है और नेगेटिव स्पेस हो सकती है। पॉजिटिव स्पेस यानी कि किसी ऑब्जेक्ट ने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, जैसे आपने किसी जगह पर अपने रूम में आपने एक जगह पर टेबल रखा हुआ है, स्टडी टेबल रखा है, ठीक है। तो वो क्या कहलाई, वो स्टडी टेबल जो रखा हुआ है वो जगह पॉजिटिव स्पेस कहलाई, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। और फिर उसके अलावा जो जगह चलने फिरने के लिए होती है, एम्प्टी होती है, फ्री स्पेस होती है, वो नेगेटिव स्पेस होती है, ठीक है। प्रॉपर स्पेस प्लानिंग इंश्योर। प्रॉपर स्पेस प्लानिंग क्या करती है, इजी मूवमेंट इंश्योर करती है, सर्कुलेशन बना रहता है। आप ऐसे रूम में जाना क्यों पसंद करेंगे जहाँ पे जगह ही नहीं है, पूरी तरीके से वो रूम भरा हुआ है ना। और आप वहाँ जा भी नहीं पाएंगे, कंफर्टेबल नहीं होंगे, वहाँ पर फंक्शनैलिटी नहीं होगी, मतलब वहाँ कुछ काम नहीं हो सकता क्योंकि वो रूम भरा हुआ है। और वहाँ पर प्रॉपर स्पेसिंग बनी नहीं हुई है, तो आने जाने का रास्ता नहीं बना हुआ है, तो इजी मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। कंफर्ट और फंक्शनैलिटी नहीं होती। अवॉइडेंस ऑफ ओवर क्राउडिंग, ठीक है। ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते। आपके घर में भी आई थिंक सबके घरों में एक ऐसा रूम होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान भरा होगा, उसे या तो स्टोर रूम का नाम दे दिया जाता है या फिर कुछ और नाम दे दिया जाता है, ठीक है। वो इतना ज़्यादा फुल हो जाता है कि वहाँ पर मूवमेंट की जगह नहीं होती है, मतलब वहाँ पे स्पेस नहीं मिलता हमको, नेगेटिव स्पेस, एम्प्टी स्पेस है ही नहीं, सब पॉजिटिव स्पेस है पूरा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है।
फिर आती है बात टेक्सचर की। अब टेक्सचर मतलब सरफेस क्वालिटी किसी भी मटेरियल की। किसी भी मटेरियल मतलब रूम में रखा हुआ अगर कोई मटेरियल है वो सारा कुछ, ठीक है, जैसे टेबल का सरफेस हो गया या बेड का सरफेस हो गया, इस तरीके से। अब एक्चुअल टेक्सचर होता है, विजुअल टेक्सचर होता है। एक्चुअल टेक्सचर मतलब जो टच करके हम देख सकते हैं, ठीक है, और टेक्सचर जो हमें दिखता है, सॉरी, हाँ, एक्चुअल टेक्सचर जो टच करके देख सकते हैं और विजुअल टेक्सचर जो अपीयर होता है, ठीक है, बट आप टच करोगे तो स्मूथ होता है, जैसे कि बेड का टेक्सचर होता है, सॉरी नॉट बेड, बेड के ऊपर जो या तो आप बेडशीट ले लो या फिर आप कर्टन ले लो, ठीक है, तो आप अगर उसको देखोगे तो टेक्सचर अपीयर होता है वैसा, बट आप टच करते हो तो वो काफ़ी स्मूथ दिखता है, ये विजुअल टेक्सचर है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं? रफ टेक्सचर जो कि एब्जॉर्ब करता है लाइट को और वार्मथ देता है, और स्मूथ टेक्सचर जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और फॉर्मल लुक देता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, रफ टेक्सचर एब्जॉर्ब करता है लाइट को और वार्मथ देता है, और स्मूथ टेक्सचर रिफ्लेक्ट करता है लाइट को और फॉर्मल दिखता है। एड, इंटरेस्ट एंड इफेक्ट्स, मेंटेनेंस, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऐड होता है और मेंटेनेंस को भी इफेक्ट देता है, विच इज ऑब्वियस, क्योंकि हम एक्चुअल में वो चीज़ लेना चाहते हैं जो हमारे इंटरेस्ट की हो, है ना। हम टेक्सचर वगैरह देखते हैं, बड़ा सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये सूट कर रहा है हमारे इंटीरियर के हिसाब से, तो हम वो लेना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेंटेनेंस भी इफेक्ट होता है। ओके, सो फिर आता है कलर। कलर जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव डिज़ाइन होता है एलिमेंट का, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव यानी कि ये सबसे पहले दिखता है। आप किसी भी रूम में अगर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो रूम कितना ब्राइट है या कितना डल है, ठीक है, वो कलर की वजह से आता है, ठीक है। ब्राइटनेस और डलनेस जो है रूम का वो कलर की वजह से आता है, और सबसे पहले हम यही चीज़ देखते हैं और यही चीज़ हमें अट्रैक्ट भी करती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ जो होती है कलर की, ये ह्यू, वैल्यू और इंटेंसिटी, जब भी किसी इंटीरियर में डिजाइनिंग का काम होता है तो ये सारी चीजें ध्यान में रखें, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम होता है, ठीक है। सबसे पहले ह्यू। ह्यू का मतलब है कोई भी कलर का नाम, जैसे कि रेड ले लिया हमने, ठीक है। अब रेड वैल्यू मतलब उसकी लाइटनेस और उसकी डार्कनेस। अब मान लो रेड हमेशा एक ही कलर नहीं होता, रेड के बहुत सारे शेड्स होते हैं, ठीक है। एक टोन डार्क या एक टोन लाइट भी हो सकता है, जैसे कि ये कलर है, ये रेड कलर है, और ये एक टोन इसका लाइट ये रहा, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये वैल्यू हो गई इसकी। रेड कलर तो है, दिख रहा है, दोनों रेड है, बट लाइटनेस और डार्कनेस है, तो ये वैल्यू हो गई। फिर आती है इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पर हो गया कलर का ब्राइटनेस और उसका डलनेस, मतलब वो कलर किस तरीके से इफेक्ट करता है, ब्राइट कलर है या डल कलर है, उसकी इंटेंसिटी बताती है, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ता है? वार्म कलर्स। अब रेड और ऑरेंज जो है वो वार्म कलर्स हैं, ये काफ़ी एनर्जेटिक और एडवांस विजुअल देते हैं, ठीक है, एडवांस है काफ़ी विजुअली। और कूल कलर्स जो होते हैं वो ब्लू और ग्रीन होते हैं, ये काम, रिसाइड विजुअल देते हैं, ठीक है। आपको अगर एनर्जेटिक लगना है तो आप रेड कलर पहने, अगर आपको कूल और काम लगना है तो रेड और ब्लू कलर पहने, ग्रीन और ब्लू कलर पहने, ठीक है। ऐसा सेम रूम के साथ भी होता है। अगर रूम में रेड कलर होता है तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एनर्जेटिक सा माहौल है, ठीक है। तो ज़्यादातर आप देखोगे कि जो जहाँ पर ऑफिस है, काम चल रहा होता है, कुछ ऐसा काम चल रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, या फिर कुछ वैसा है, तो वहाँ पे रेड कलर या ऑरेंज कलर रखा जाता है। जैसे स्टूडियोज एंड ऑल होते हैं, वहाँ पे एनर्जी बनी रहे, एनर्जेटिक रहे, इसीलिए रेड ऑरेंज कलर यूज़ किया जाता है। वहीं घरों में काम कलर्स जो लाइट टोन्स होते हैं, ब्लू ग्रीन के, इस तरीके से यूज़ किया जाता है ना। इन्फ्लुएंस मूड एंड परसेप्शन ऑफ स्पेस, ये मूड को इन्फ्लुएंस करता है और स्पेस के परसेप्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन की। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन क्या है? इन एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया जाता है, इसका गाइडलाइन है, ठीक है। इनटू अ प्लीजिंग कॉम्पोजिशन, आप कैसे एक प्लीजिंग कॉम्पोजिशन बना सकते हैं इन डिजाइन्स का यूज करके, ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। बैलेंस, हार्मनी, रिदम, आई थिंक ये पहले भी हमने पढ़ चुके हैं जब हमने अपीयरल डिजाइनिंग पढ़ा था, वहां पर भी, और सेम वही यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। बैलेंस है सबसे पहला प्रिंसिपल। बैलेंस क्या कहता है? इक्वल विजुअल वेट होना चाहिए डिजाइन में, ठीक है। अब इक्वल विजुअल वेट कैसे आता है? टाइप्स बैलेंस बना करके, जैसे सिमेट्रिकल बैलेंस होता है या इसिमेट्रिकल होता है या रेडियल होता है, ये स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। आप जो भी इंटीरियर पे डिजाइन कर रहे हैं या फिर
चाहे वो वॉल का कोई वॉलपेपर हो या टेक्सचर हो या वॉल डेकोर हो, या फिर रूम में आप जो हम फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, उसका अरेंजमेंट हो। ठीक है, अब इसका जो है पूरा का पूरा इक्वल मतलब कि विजुअल पर जाता है कि वो कैसा दिख रहा है। अगर आपको बैलेंस चाहिए एक रूम में, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल बैलेंस रख सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल बैलेंस यानी कि आपने दीवार के दोनों साइड, दो दीवारों पे एक साइड सिमेट्रिकल पैटर्न बनाया है, एक जैसा दोनों तरफ। तो मिरर इमेज, एक्चुअली सिमेट्रिकल इज अ मिरर इमेज, तो आपने वो मिरर इमेज बनाई है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। एसिमेट्रिकल यानी एक साइड से अलग, एक साइड से अलग भी हो सकता है, बट सेम विथ सेम डिजाइन। और रेडियल यानी कि एक, रेडियल का मतलब है जैसे सर्कल में होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है और उसके आसपास आपने चीजें अरेंज करी हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियल। तो ये क्या करता है, एक तरीके से थोड़ा सा बैलेंस आउट करता है और काफी स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। फिर आता है हार्मनी। हार्मनी, प्लीजिंग रिलेशनशिप अमंग एलिमेंट्स थ्रू रिपीटेशन ऑफ कलर, शेप और टेक्सचर क्रिएट्स यूनिटी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम कलर कोडिंग करते हैं, जैसे हमने एक रूम है, रूम का आपने सोचा कि मैं कलर जो है वो मैं लाइट पिंक रखूंगी। ठीक है, सॉफ्ट कॉटन पिंक जो कलर जो होता है वो आपने रूम का रखा है। ठीक है, अब इसके साथ आप चाहोगे कि कलर जो है वो कुछ इस तरीके का रहे कि पिंक, थोड़ा सा डार्क पिंक का आपने कर्टन्स लगा लिए हैं, फ्लोरिंग का आपने कुछ दूसरे शेड का पिंक रख लिया है। ठीक है, तो एक तरीके से एक कलर कोडिंग आपने कर दी है। ठीक है, और शेप और टेक्सचर भी उस हिसाब से आपने रखा है कि वो एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे को साथ में अच्छे लगे। ठीक है, एक यूनिटी क्रिएट हो, राइट। तो ये हार्मनी कहलाती है। और फिर आता है रिदम। रिदम क्या, विजुअल मूवमेंट होता है क्रिएटिंग बाय रिपीटेशन, ग्रेडिंग, ट्रांजिशन और कंट्रास्ट, अवॉइड्स मोनोटनी। ठीक है, मोनोटनी अवॉइड करने के लिए अब यहाँ पर अलग अलग तरीके का ग्रेडिंग यूज होती है, रिपीटेशंस होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा मैं बताती हूँ रिदम का। जैसे मैंने यहाँ पर कलर ग्रेडिंग करी हुई है। ठीक है, अब मैंने शेप जो है वो सेम ली है, शेप सेम है। यहाँ पर आप देखो ये वाला एरिया डिजाइन, यहीं पर ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये जो आप डिजाइन देख रहे हो इस पीपीटी की, तो यहाँ पर विजुअल मोमेंट रिदम बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, देखो यहाँ भी रिपीट है, यहाँ पे रिपीट है, यहाँ भी रिपीट है। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर ग्रेडिंग कर दी, कलर ग्रेडिंग कर दी। यहाँ रेड रखा है, यहाँ पे रामा ग्रीन रखा है, यहाँ ऑरेंज रखा है, यहाँ येलो रखा है, या फिर मैंने कॉन्ट्रास्ट में यूज किया है। ठीक है, अब ये मोनोटनी नहीं बनी रहेगी। ठीक है, अलग अलग कलर यूज किए, आप सेम सेम कलर बार बार नहीं देखोगे, आप अलग अलग कलर देखोगे। तो ये मोनोटनी या एक जैसी चीज जो बार बार दिखती है, उसको ये अवॉइड करता है। फिर आता है इम्फेसिस। इम्फेसिस का मतलब है एक फोकल पॉइंट जो बनता है वो अट्रैक्ट करता है बाकी सबको। ठीक है, अटेंशन यूजिंग कंट्रास्ट और प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप एक चीज को आप एम्फेसिस करना चाहते हो, जैसे एग्जांपल आप रूम में अगर जाएं तो आपको चाहिए कि बेड पे एम्फेसिस हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कंट्रास्ट यूज कर लोगे, बेड पे कंट्रास्ट कलर आप यूज करोगे, बाकी सबको आप सेम कर रखोगे। ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब कलर कोडिंग में है, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट्री आपने बेड रख दिया है। फिर है प्रोपोर्शन और स्केल, साइज, रिलेशनशिप्स बिटवीन पार्ट्स एंड विथ ह्यूमन स्पेस, एंश्योर कंफर्ट एंड अपील। अब यहाँ पर जो भी पार्ट्स है और ह्यूमन स्पेस है, उसके बीच में प्रॉपर स्केल और प्रोपोर्शन रखा है, ये नाप करके हुआ है। ठीक है, कि आप डिसाइड करके आप रखोगे कि मुझे यहाँ पर टेबल चाहिए, इसमें इतनी स्पेस बचनी चाहिए, तो यहाँ पे मुझे बेड रखना है, इसके आसपास मुझे इतनी स्पेस चाहिए, तो मैं इतना अंदर करूँगी बेड को, और फिर मुझे उसके सामने मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं जो वार्डरोब है मेरा या फिर जो अलमीरा है उसको मैं यहाँ पर रखूंगी या रखूंगा। तो ये प्रोपोर्शन स्केलिंग हो जाती है कि आपको कैसा चाहिए, आपने डिजाइन किया, उसके बाद में आपने नापा कि इतनी स्पेस चाहिए, इतनी स्पेस चाहिए, उसके हिसाब से। ठीक है, एंड लास्ट इज यूनिटी, ऑल एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंप्लीट कोहेसिव होल। सारे एलिमेंट्स साथ में एक साथ काम कर रहे हैं और एक कोहेसिव होल बना रहे हैं। ठीक है, अब आपने कलर कोडिंग करी अच्छी, उसके अलावा आपने लाइंस भी यूज दिए हुए हैं इसमें, आपने उसमें टेक्सचर भी आपने चाहा है कि बहुत अच्छा हो या जैसा भी हो, तो ये सारी चीजें साथ में मिल करके एक अच्छा रूम बना रही हैं और काफी दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, देन इट इज अ यूनिटी। ठीक है, फिर हम प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशन की बात करें अगर,
तो कॉम्पोजिशन यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशन ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट है डिजाइन एलिमेंट्स का, ठीक है। अब इन डिजाइन एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट कैसे हो सकता है इनका, वो देखते हैं। सबसे पहला है डोमिनेंस, ठीक है। डोमिनेंस मतलब वन एलिमेंट शुड बी विजुअली डोमिनेंट, इस्टेब्लिशेस हायरार्की एंड फोकल इंटरेस्ट। जो हमने पीछे पढ़ा था कि हम एम्फेसिस करते हैं एक चीज पर, यहाँ पर एम्फेसिस वही है, डोमिनेंस है, ठीक है। अब डोमिनेंस मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट जो है उस पे डोमिनेंसी बनी हुई है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, उसी को जो हमने एम्फेसिस पढ़ा था वही डोमिनेंस है, ठीक है। उसमें वही एग्जांपल कि रूम में आप चाहते हो कि सबका फोकस जो है, आप घुसते से रूम के अंदर आपको लगे फोकस हमारा बेड हो, या आपका स्टडी रूम हो, स्टडी एरिया हो, या आपका टेबल हो, तो उस हिसाब से अरेंज। रिपीटेशन, एलिमेंट्स को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ विजुअल आइडेंटिटी, ये विजुअल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन कर देता है। ट्रांजिशन, स्मूथ फ्लो बिटवीन एलिमेंट्स, ठीक है। अब दो एलिमेंट्स जो हैं उनके बीच में स्मूथ फ्लो जो है वो ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि दो स्लाइड है, दो स्लाइड के बीच में आपने ट्रांजिशन देखा है कि कितनी स्मूथली निकल गया है, कितना एब्रप्टली नहीं लग रहा है ना। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन, कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार आपने जो डिजाइन रखी है वो अलग जा रही है और उसके पीछे बैकग्राउंड अलग जा रहा है और दूसरी दीवार अलग दिख रही है, ये नहीं लगना चाहिए। स्मूथ ट्रांजिशन मतलब कि एक दूसरे को अच्छे लगे साथ में। अचीव बाय ग्रेजुअल चेंजेस इन साइज और कलर, ग्रेजुअल चेंजेस हो सकता है साइज और कलर में। फिर है कंट्रास्ट, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट के लिए यूज ऑफ डिफरेंसेस टू क्रिएट इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज किए जा सकते हैं। प्रिवेंट डलनेस बट मस्ट बी कंट्रोल, डलनेस नहीं करता है बट कंट्रोल रखना पड़ता है यहाँ पर, कि आप कलर कंट्रास्टिंग भी कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, ठीक है। जैसे बेडशीट के साथ में पिलो कवर्स कौन सा कंट्रास्ट में अच्छा लग रहा है, वैसा सोच सकते हैं। प्रोपोर्शन इन कॉम्पोजिशन, proper size relationships among all components ensure visual harmony and usability। अब सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में प्रॉपर साइज रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे कि आप ये ऐसा अगर आप अरेंज करोगे कि भाई फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ लिविंग रूम, ठीक है। अब लिविंग रूम में एक सोफा छोटा एक सोफा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना, सारे सोफे एक जैसे होने चाहिए, है ना। और उसके बाद में आप पर्दों को उस हिसाब से आप जो आपके घर पे कर्टन्स लगे हुए उस हिसाब से प्रोपोर्शन पे आप रखेंगे कि खिड़की के हिसाब से होना चाहिए, ना कि खिड़की से छोटा ना कि खिड़की से बड़ा, राइट। सो प्रोपोर्शन कॉम्पोजिशन ऐसे बनता है, प्रॉपर साइज होता है रिलेशनशिप अमंग कंपोनेंट्स और इंश्योर विजुअल हार्मनी एंड यूजेबिलिटी, ठीक है। हार्मनी बनी रहे, साथ में अच्छा लगे एंड ऑल्सो यूजेबिलिटी रहे। ओके, सो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, कैसे यूजीसी नेट क्वेश्चंस देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जून 25 के पेपर से मैंने लिया है। मैच द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन इन लिस्ट 1 विद देयर डिस्क्रिप्शन इन लिस्ट 2, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन दिया हुआ है और उसके डिस्क्रिप्शन से उसे मैच करना है। सबसे पहला है एम्फेसिस, देन रिदम, प्रोपोर्शन, बैलेंस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लॉ ऑफ स्पेस रिलेशनशिप signifies organized movement and continuity, to have a center of interest in any arrangement, restful effect obtained by grouping shapes and color around a center, ठीक है। सो सबसे पहला एम्फेसिस है। एम्फेसिस जो अब हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि हम किसी एक चीज को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ पॉइंट बनाते हैं ना। जैसे कि आप रूम में जाते हैं, ठीक है। अगर बेडरूम है मेरा और मेरे बेडरूम में मुझे सेंटर ऑफ इंटरेस्ट या अट्रैक्शन जो है मेरे बेड को बनाना है, ठीक है। तो मैं बेड को उसके हिसाब से अरेंज करूंगी, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूंगी कि नज़र पड़ती सबसे पहले मेरी रूम में एंटर करते थे सबसे पहले मेरी नज़र जो है वो बेड पर जाए, ठीक है। तो ये है एम्फेसिस। और टू हैव अ सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इन एनी अरेंजमेंट, तो ए जो है वो सी से मैच कर रहा है, ठीक है। अब ए से सी दो ऑप्शन है हमारे पास में, यहाँ पर 3 और 1 तो है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा है। फिर रिदम। अब रिदम में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक कंट्रास्ट में किस तरीके से
रखा जाए, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर, ग्रेडिंग होती है, स्पेसिंग उसके अकॉर्डिंग होती है, सब कुछ अकॉर्डिंग रहता है ताकि एक रिदम बना रहे, राइट। और मूवमेंट या कह सकते हैं हम वो बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ स्पेस रिलेशनशिप आएगा, यानी कि हम स्पेस के साथ में कैसे रिदम बना करके चलते हैं, कैसे कलर ग्रेडिंग करते हैं, कलर कॉन्ट्रैक्शन रखते हैं कि किस तरीके से यूज होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर स्पेसिंग सब कुछ रिदम में होता है। फिर है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में हमने देखा था कि सिग्निफाइज ऑर्गेनाइज मूवमेंट इन कंटिन्यूटी, ठीक है। ऑर्गेनाइज मूवमेंट की बात हुई थी, है ना। प्रोपोर्शन यानी मूवमेंट की बात हुई थी, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा था कि कैसे उसमें जगह जो है वो नाप के प्रोपोर्शन और स्केलिंग करके ली जाती है, मेजरमेंट्स करके ली जाती है कि इतना स्पेस होना चाहिए चलने फिरने के लिए, इतना स्पेस होना चाहिए, किस तरीके से स्पेस का यूज़ करना है, कहाँ पर टेबल, कहाँ पर चेयर, कहाँ पर क्या कुछ आएगा, वो प्रोपोर्शन ऑफ स्पेसिंग। तो सिग्निफाइज ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट इन कंटिन्यूटी। और फिर आता है बैलेंस। बैलेंस ये हमारा लास्ट बैलेंस बचा, रेस्टफुल इफेक्ट ऑब्टेन्ड बाय ग्रुपिंग शेप्स एंड कलर्स अराउंड अ सेंटर, ठीक है। बैलेंस मतलब दो पढ़े थे हमने, तीन पढ़े थे सॉरी, कि एसिमेट्रिकल बैलेंस, सिमेट्रिकल बैलेंस और रेडियल बैलेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही दिया हुआ है कि रेस्टफुल इफेक्ट ऑब्टेन बाय ग्रुपिंग शेप्स एंड कलर अराउंड अ सेंटर, एक सेंटर पॉइंट बना के, रेडियल बैलेंस जिसको कहा गया है, ये रेडियल बैलेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आंसर जो है हमारा वो A 3 है, B का 1 है, तो सेकेंड वाला होगा, ठीक है। करेक्ट है। एम्फेसिस क्रिएट्स अ सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इन अ डिजाइन, ठीक है। रिदम फॉलोज द लॉ ऑफ स्पेस रिलेशनशिप गाइडिंग विजुअल फ्लो। विजुअल फ्लो बनाने के लिए, या कलर कंट्रास्टिंग, या हम कह सकते हैं स्पेसिंग का प्रॉपर यूज हो, और किस तरीके से, मतलब एक रिदम एज इन कि आप पूरे कैसे रूम को एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं चीजें वहां पर, दैट इज कॉल्ड रिदम। प्रोपोर्शन रिफ्लेक्ट्स ऑर्गेनाइज कंटिन्यूटी, है ना। साइज, शेप, रिलेशनशिप की कितनी जगह आपको चलने फिरने के लिए बचानी है, मूवमेंट के लिए बचानी है, कितनी जगह ऑक्यूपाई करनी है। एंड बैलेंस ऑफ कोर्स रेस्टफुल, 3 बैलेंस पढ़े थे हमने, उसमें से जो अभी इसका डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है कि जहाँ पर सेंटर की बात हो रही है तो वो रेडियल बैलेंस हो रहा है, रेडियल बैलेंस की बात हो रही है। देन क्वेश्चन 2 जून 24 के पेपर से लिया है, स्टेप्स टू बी फॉलोड इन सीक्वेंस फॉर प्लानिंग एंड क्रिएटिंग अ न्यू डिजाइन। अगर आप एक नई डिजाइन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स और प्लानिंग चाहिए होगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा आप मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मेक अ प्लान, सेट द गोल, कैरी आउट द प्लान, एग्जामिन द रिलेवेंट आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस और इवेलुएट, ठीक है। तो अब क्या करना होता है, सबसे पहले तो गोल सेट करना होता है, ठीक है। आपको चाहिए क्यों, एक्चुअली में क्यों डिजाइन चाहिए, किस लिए चाहिए, है ना। तो आप एक गोल सेट करोगे कि मुझे ये रूम है और मुझे इस पे डिज़ाइन चाहिए, और आखिरी में मेरा गोल ये है कि मैं इसको डिज़ाइन करूँगा और ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी शानदार दिखेगा। ये आपका न्यू डिज़ाइन का प्लान होता है। तो आपने क्या किया, पहले आपने गोल सेट किया, ठीक है। आफ्टर दैट एग्जामिन करना है रेलेवेंट आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस को, ठीक है। आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस मतलब, यहाँ पर आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस का मतलब क्या हो गया कि आप देखोगे कि विंडो किस तरफ है, उसका रिफ्लेक्शन किस तरफ आ रहा है। ये मैं बहुत ही मिनिमल सा आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक पूरा घर बनाना भी मतलब न्यू डिज़ाइन बनाना होता है, ठीक है। उसमें भी आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो फिर एग्जामिन, आपने गोल तो सेट कर लिया है, अब प्लान बनाने से पहले आप सारी चीज़ें को इन्फ्लुएंस करोगे, सब कुछ आप देखोगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या रेलेवेंट है, क्या मेरे हिसाब से चल सकती है और क्या चीज़ें मुझे दिक्कत दे सकती है। फिर आता है मेक अ प्लान, ठीक है। फिर आपने प्लान बनाया। अब आप ये सोचो कि आपने प्लान, अगर गोल सेट किया, पहले ही प्लान बना लिया, और आपने आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस नहीं देखे जो आपके प्लान को बाद में खराब कर देंगे, क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हुआ, वापस से प्लान बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए फिर प्लान बनाओ, सारी चीजें देख के, एग्जामिन करके, एक छोटा सा रिसर्च करके फिर प्लान बनाओ, फिर उस प्लान को कैरी आउट करो, ठीक है। कैरी आउट किया प्लान को, फिर लास्ट में इवेलुएट होता है, इवेलुएट हमेशा लास्ट में आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर B D थर्ड वाला है, ठीक है। B D A C और E, विच इज करेक्ट,
ठीक है, गोल सेट करना है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस को देखना है, प्लान बनाना है, कैरी आउट करना है प्लान को, फिर इवेलुएट करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 23 के पेपर से लिया है। डायगोनल लाइंस इन इंटीरियर सजेस्ट, डायगोनल लाइंस इंटीरियर में क्या सजेस्ट करते हैं? रिपोज, स्टेबिलिटी, अलर्टनेस, रिलैक्सेशन और रेस्ट, या डायनामिज्म। ठीक है, अब रिपोज का मतलब क्या होता है? रिपोज का मतलब होता है काम स्टेट। ठीक है, रिलैक्सिंग स्टेट, काम स्टेट जो होती है वो रिपोज कहलाती है। सो रिपोज हमने कर्व्ड लाइंस में पढ़ा था, डायगोनल लाइंस में नहीं पढ़ा था। ठीक है, स्टेबिलिटी और अलर्टनेस, स्टेबिलिटी, रिलैक्सेशन और रेस्ट हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में पढ़ा था। ठीक है, अलर्टनेस हमने नहीं पढ़ा था, तो स्टेबिलिटी और अलर्टनेस साथ में नहीं आएगा, ये किसी में भी नहीं था। ठीक है, तो ये आंसर तो कट हो गया, ये आंसर भी कट हो गया। रिलैक्सेशन और रेस्ट हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस में पढ़ा था, राइट। अब डायनामिज्म का मतलब क्या होता है? डायनामिज्म मतलब एक मूवमेंट देता है। ठीक है, एक हम कह सकते हैं कि एक एनर्जेटिक फील देता है। ठीक है, ये डायगोनल लाइंस में था, एक मूवमेंट, एनर्जेटिक फील, ये हमने डायगोनल लाइंस में पढ़ा था, तो ये डायनामिज्म हो गया। ठीक है, अब आप देखो कि कैसे यूजीसी नेट जो है वो टर्मिनोलॉजी के साथ में खेलता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना और हर जो टर्म है उसका मतलब समझना, इसीलिए बार बार जो PYQs है उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आंसर हमारा करेक्ट है, डायनामिज्म, क्योंकि डायगोनल लाइंस क्या करते हैं? एक सेंस ऑफ मूवमेंट, एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जून 22 के पेपर से लिया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि फॉलोइंग आर द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी। प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी के मतलब हार्मनी एक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है। ठीक है, और हार्मनी के कौन से एस्पेक्ट्स हैं? ठीक है, लाइन और शेप है, साइज है, टेक्सचर है, आइडिया है, प्रोपोर्शन है, कलर है। सबसे पहले तो याद करो कि हार्मनी का मतलब क्या होता है। हार्मनी का मतलब है कि सभी चीज़ों का एक मेल जोल। ठीक है, रिपीटेशन, अगर किसी चीज़ का रिपीटेशन, अब वो लाइन का हो सकता है, शेप का हो सकता है, साइज का भी ऑब्वियस सी बात है रिपीटेशन हो सकता है, टेक्सचर का भी हो सकता है, आइडिया का रिपीटेशन भी हो सकता है ना। दो चीज़ें अगर आप एक जैसी चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं अपने रूम में, कोई इशू नहीं है। एक सोफ़ा एक जैसा है, एक सोफ़ा दूसरा अच्छा नहीं लगेगा ना, तो आइडिया इज ऑल्सो एंड कलर इज ऑल्सो देयर। ठीक है, रिपीटेशंस जो आते हैं वो हार्मनी कहलाते हैं। और सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, वो एक साथ काम करते हैं हार्मनी में। ठीक है, अब प्रोपोर्शन यहाँ पर नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शन तो खुद एक प्रिंसिपल है डिज़ाइन का, है ना। प्रोपोर्शन अलग से प्रिंसिपल है, इसमें हमने प्रोपोर्शन और स्केल हमने अलग से देखा था। हमने कौन कौन से डिज़ाइन पढ़े थे? याद करो, डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स पढ़े थे। बैलेंस पढ़ा था, हार्मनी पढ़ा था, रिदम पढ़ा था, इम्फेसिस, प्रोपोर्शन एंड स्केल और यूनिटी पढ़ा था, राइट। तो अब प्रोपोर्शन तो यहाँ पे अलग से है, हार्मनी में अंदर नहीं है, ये अलग है, तो यहाँ पर ई नहीं आएगा। अब हमारा आंसर वो होगा जिसमें A B C D और F है। ठीक है, तो ये देखो A B C D और F जो है वो थर्ड वाले में है, विच इज करेक्ट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी यहाँ पर सिमिलैरिटी और यूनिटी रखती है, और सारे एलिमेंट्स साथ में काम करते हैं। अब वो एलिमेंट्स तो हैं, आइडिया, थीम, कलर, टेक्सचर, साइज, लाइन, शेप, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। बट प्रोपोर्शन कोई एलिमेंट नहीं है, ये खुद एक प्रिंसिपल है डिजाइन का। लास्ट क्वेश्चन जून 25 के पेपर से है ये भी। फ्रॉम अमंग द लिस्ट गिवन आइडेंटिफाई द फीचर्स दैट एनहेंस द विजुअल वेट ऑफ एलिमेंट एंड अट्रैक्ट अटेंशन। ठीक है, इसमें से कौन से फीचर्स हैं जो एनहेंस करते हैं विजुअल वेट को, यानी कि आपको देख के सबसे पहले आपकी नज़र वहीं जाएगी, जो एकदम से आपकी नज़र को पकड़ता है। ठीक है, और अट्रैक्ट करता है अटेंशन को। ठीक है, सबसे पहला है रेगुलर शेप्स, दूसरा है ब्राइट कलर्स, थर्ड मैचिंग टेक्सचर्स, लार्ज डायमेंशन, इलैबोरेट डिटेल्स। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि अगर आप किसी रूम में जाते हो या फिर आप किसी भी जगह पे जाते हो, तो सबसे पहले कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती है? रेगुलर शेप्स तो नहीं करेंगे, रेगुलर शेप देखे दिखाए हैं तो ये तो नहीं करेंगे। ठीक है, ब्राइट कलर्स करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ब्राइट कलर्स करते हैं, है ना, कि ब्राइट कलर्स अगर है तो आपको जो रूम है या जो एरिया है वो भी ब्राइट लगता है। ठीक है, तो ब्राइट जो चीज़ लगती है वो विजुअल एकदम से पकड़ती है, अटेंशन बनता है, अट्रैक्ट करते हैं। मैचिंग टेक्सचर्स भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैचिंग टेक्सचर्स हैं
तो नहीं करेंगे, कुछ अलग चीज़ पे आपकी नज़र जाएगी ना, एक जैसी चीज़ पे बार क्यों नज़र जाएगी, लार्ज डायमेंशंस पर जाएगी। कोई चीज़ बड़ी है, लार्ज है, तो उस पर नज़र जाती है, इलेबोरेट डिटेल्स पे नज़र जाती है ना। कुछ यूनिक सा अगर आपको दिखता है, उसमें आपको डिटेल्स इलेबोरेट करके दिख रही होती है कि कितनी अच्छी, आप मान लो आप कोई डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, और बहुत सुंदर सी डिज़ाइन है, उसमें एक एक चीज़ को काफ़ी डिटेल को इलेबोरेट किया हुआ है, तो वो डिज़ाइन आपको क्या करेगी, एकदम से अट्रैक्ट करेगी ना, है ना। वैसा यहाँ पर भी है, ठीक है। तो बी सी और ई जो है वो हमारा आंसर, बी डी और ई जो है वो हमारा आंसर है, नॉट सी, सॉरी। तो फोर्थ वाला बी डी और ई एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ सही है, ठीक है। चलो, बी डी और ई है, ठीक है। ब्राइट कलर्स अट्रैक्ट करते हैं अटेंशन को इमीडिएटली, लार्ज डायमेंशन जो हैवियर दिखता है, जो बड़ा दिखता है, उस पर नज़र हमारी जल्दी जाती है। एलैबोरेट डिटेल्स, कम्प्लेक्सिटी और एम्फेसिस बढ़ता है डिटेल्स अगर एलैबोरेट होती हैं तो, ठीक है। रेगुलर शेप और मैचिंग टेक्सचर जो है वो हार्मनी क्रिएट करते हैं, मतलब ये कि रेगुलरिटी बताते हैं कि सारे एलिमेंट्स साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, बट एक स्ट्रॉन्ग विजुअल पुल नहीं कर सकते, एकदम से किसी की नज़र अटक जाए किसी चीज़ पे, वैसा नहीं होता है ना। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अच्छा लगा है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ना चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।